नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। अगर आपने 90 का दशक देखा है तो आप या तो आनंद मोहन को पसंद करते होंगे या आनंद मोहन को नापसंद करते होंगे, लेकिन शायद ही ऐसा कोई हो जिसने 90 का दौर देखा हो और आनंद मोहन को वो न जानता हो, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो या उत्तर प्रदेश का हो। तो वो आनंद मोहन आज हमारे साथ हैं और हम इनसे समझेंगे कि ये जो इनके समर्थक लगातार पूछ रहे हैं कि आनंद मोहन तो बोलने के लिए जाने जाते हैं, वे चुप क्यों हैं। तो आपके समर्थक पूछ रहे हैं आपसे कि आप चुप क्यों हैं। कब चुप देखे आपको? अनावश्यक बोलना भी कोई बोलना तो नहीं होता। टू द पॉइंट, जगह पर, समय पर जो बातें उठनी चाहिए, कहनी चाहिए, वो होती है। उसमें कहाँ चुप्पी रहती है। अभी तो हम लोग पूर्णिया गए थे और पूर्णिया में बड़ा सा सम्मेलन हुआ। उसमें बहुत सारी बातें उभर के आई। जैसे अब राणा सांगा का सवाल था, उनके अपमान का सवाल था, या फिर जो कुछ पार्लियामेंट में आजकल चल रहा है उस पर चिंता जाहिर की गई। तो बहुत सारे प्रस्ताव आए। बिहटा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कुंवर सिंह के जो समर्थक, जो चाहने वाले रिश्तेदार, इन लोगों की ज़मीनें ज़्यादा गई हैं उसमें, तो उस पर। और बिहटा में है जहाँ उनकी छावनी थी, उन्होंने आरा कारागार को मुक्त कराया था, वो सब उसमें शामिल थे, बिहटा के लोग। तो और वहाँ उनकी छावनी भी थी सन 1857 के गदर में। तो एक डिमांड ये भी उठा उस सम्मेलन में कि बिहटा एयरपोर्ट का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। तो जो बातें हैं वो तो उठती ही रहती हैं। आपने जब कहा कि पूर्णिया आकर देख लेंगे तो पप्पू यादव ने माफ़ी मांग ली, आपने माफ़ कर दिया कि नहीं? नहीं, देखिए, न तो हम पूर्णिया के देखने की बात, फरियाने की बात कही, जो अखबारों में या चैनलों पर आए। हमने कहा कि हम 23 को पूर्णिया आ रहे हैं। जो भी सवाल पूछ रहे हैं कि ज़मीनें कैसे, कहाँ से आई ज़मींदारों को, और ज़मींदारों को एक वर्ग विशेष पर वो टारगेट करना चाहते हैं कि ज़मींदार एक जाति विशेष के लोग हुआ करते। तो आंकड़ों के साथ हमने कहा कि भाई, बंगाल प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट, इस बयान, संसद में बयान कोई मामूली नहीं होता है। सांसद को बड़ी सोच विचार के कि हम संविधान के अनुरूप बातें कर रहे हैं या प्रतिकूल बातें कर रहे हैं, इसकी इजाज़त हमको है या नहीं। कोई आया ठाकुर का कुआं लेके, कोई आ गया राणा सांगा को गाली देने, फिर आ गए लोग ज़मींदार कौन है, ज़मीनें कैसे हासिल हुई। उसके पहले एक रूपाला साहब आ गए, वो वर्ग विशेष को जो है, जाति विशेष पर हमला करके निकल गए। तो सबसे सस्ता और ये बलिदानी कौम ही नहीं है, जिसको मर्जी हो आके गाली दे के चला जाए। ये आक्रोश पूरे समाज में है और उसकी अभिव्यक्ति जगह जगह प्रस्फुटित हो रही है। लोगों को इससे सावधान होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब ये मामला आया ज़मींदारी की, तो हमने कहा कि रिपोर्ट उठाया। 94,000 ज़मींदार थे जो अंग्रेज़ों को टैक्स दे रहे थे। वो हर वर्ग के लोग थे। उसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि सर्वाधिक ब्राह्मण और भूमिहार थे। दूसरे नंबर पर 23,000 राजपूत थे। फिर 4,000 से अधिक यादव जमींदार थे। 6,000 से अधिक कोयड़ी और कुर्मी थे। उसके बाद सबसे चौंकाने वाली जो हमने कहा कि बात थी कि उसमें 200 से ज़्यादा दुसाध, जो आज पासवान टाइटल लगाते हैं, उनकी ज़मींदारी थी। 100 से ज़्यादा चमार, जिनको आज जो लोग रविदास या राम टाइटल लिखते हैं, उनकी ज़मींदारी थी। तो मुसलमानों की हज़ारों ज़मींदारी थी, जो नवाब हुआ करते थे, चौधरी हुआ करते थे। ऐसे चाहे रामपुर हो या चौधरी सलाउद्दीन साहब बख्तियारपुर हो, आप चले आइए शिवहर में भूमिहार थे, रीगा में भूमिहार थे। आप चले आइए आपको बेतिया और नरकटियागंज की ओर,
तो वहाँ कायस्थ जमींदार थे। आप चले आइए साहू परबत्ता, वो परबत्ता के साहू लोगों की थी, तेली लोगों की ज़मींदारी थी। मुंगेर के राजा राधिका रमन प्रसाद वो आपको वैश्य थे। आपको चले आइए सोनबरसा सीतामढ़ी, वहाँ सूरी ज़मींदार थे। तो हर वर्ग के लोग, आप चले आइए जहाँ लोग ज़मींदार, जो सवाल खड़ा किया जिन सज्जन ने, तो रानीपट्टी यादव की ज़मींदारी थी, प्रसादी एस्टेट दरोगा प्रसाद राय वाली, उनके आप वो आप हम पहले ख़त्म कर लें, वो यादवों की ज़मींदारी थी। मुरहो रानीपट्टी मैंने कहा कि जो वो ज़मींदारी थी यादवों की। आप चले आइए ये नहीं, मुरहो विंध्यश्री मंडल, विंध्यश्री प्रसाद मंडल जो मुख्यमंत्री थे मंडल कमीशन के, वो भी ज़मींदार थे, वो भी यादव की थी। जहाँ से वो खुर्दा की बात कर रहा है, अपने गांव की बात, वो भी यादव की ज़मींदारी थी। वो स्वयं कहता है कि हम 9,000 बीघा के मालिक थे। तो ये हमने, सवाल है मेरा कि 9,000 बीघा जब उन्होंने कहा तो 9,000 बीघा कहाँ से आया उनके पास? अब यही तो कह रहे हैं कि तो खुद से लोग खुद को गाली दे तो उसमें कहाँ से आया 9,000 बीघा? नहीं, वो कहते हैं कि हम जमींदार थे। हाँ। वो कहते हैं कि हम जमींदार थे, हमको 9,000 बीघा के हम मालिक रहे। हम जो है सो, हम मेरे दादाजी जाते थे अपने ही खेत से, जब वो भागलपुर हुआ करता था जिला हेडक्वार्टर, अपने ही खेत से जाते थे, बैलगाड़ी से अपने ही खेतों से आते थे। तो ये 9,000 बीघा ज़मीन कहाँ से आई वो अपना जाने, जो तरीका बताया उस तरीके पर आपत्ति थी, हम वो बोल भी नहीं सकते न, तो वो जाने। लेकिन हम कह रहे हैं कि ज़मींदार कह करके किसी जाति विशेष को टारगेट करना, आईना दिखाना ज़रूरी था। हमने ये नहीं कहा था, हमारा प्रोग्राम पहले से तय था कि हम 23 को वहाँ जाएंगे, और बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव था। पहले से प्रोग्राम, लोगों ने कहा था कि आपके अभिनंदन निकलने के बाद एक बड़ा सा हम लोग करना चाहते हैं। हमने कहा कि इसको खारिज किया सिरे से। हमने कहा कि नहीं, मेरा कोई अभिनंदन नहीं होगा, किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि मनाओ। मैं जो गांव-गांव में हमारे संघर्ष के दिनों के रिश्ते हैं उसको रिचार्ज करूंगा, और फिर संबंधों को तरोताज़ा करने के लिए मैं गांव-गांव जाऊंगा। तो आपने माफ कर दिया पप्पू यादव को? वो कोई हमसे नहीं माफ़ी मांगे, सार्वजनिक मांगे। सार्वजनिक तौर पर अगर कोई माफ़ी मांगता है तो मैं तो इस एपिसोड को फिर से स्टार्ट करना भी नहीं चाहता था, इस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहता था, आपने छेड़ दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को प्रायश्चित भाव हो और अपने किए पर पश्चाताप हो तो ऐसे आदमी को ट्रोल नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर वो सीरियसली इस बात को का पश्चाताप करते हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। इस देश में एक गांधी हुए जिन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा और प्रायश्चित करके महामानव बन गए। इसी प्रदेश में जयप्रकाश नारायण हुए जिनको लोगों ने लोकनायक कहा। जब भी उनको लगता था हमारे किसी आचरण से, हमारी किसी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा है, वो सॉरी बोलते थे, माफ़ी मांगते थे। तो ये, और अगर कोई माफ़ी मांगता है सार्वजनिक तौर पर, संसद में कहे हुए अपने वक्तव्य को लेकर माफ़ी मांगता है, तो ये तो सीखने की बात है। ये जो सपा सांसद हैं वो क्यों नहीं सीखते हैं पूर्णिया सांसद से? सीखने की बात है कि अगर कोई वर्ग विशेष, लाखों लोग आहत हैं, तो एक व्यक्ति अपने अहंग के कारण नफरत के दौर को बढ़ा रहा है। ये तो राष्ट्रद्रोह है कि सदन में आप किसी महापुरुष को बगैर इतिहास की जानकारी रखे गाली दें और उसके बाद माफ़ी नहीं मांगे। तो मैं कहता हूँ वो किसी सांसद का दोष नहीं है। तब स्पीकर क्या कर रहे हैं? ये तो प्रावधान है कि अगर शीर्ष नेता का आलोचना, ये तो कुछ पखवाड़े पहले की बात है कि किसी शीर्ष नेता का किसी पार्टी विशेष के सांसद ने आलोचना की और उसकी मेंबरी निलंबित की गई। तो अगर आज के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना पर मेंबरी निलंबित हो सकती है तो महापुरुषों के अपमान पर बर्खास्त होना चाहिए। स्पीकर क्या कर रहे हैं? सभापति जी क्या कर रहे हैं? और अगर
इस बात को लेकर लाखों लोग सड़कों पर उतर के आहत होकर के सड़कों पर आक्रोशित हो रहे, तो आप तो हथियार उठाने के लिए उनको निमंत्रित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। आप इस खुरेजी के जिम्मेवार होंगे। इसलिए तत्क्षण शासन में बैठे लोगों को और लोकसभा के आदरणीय स्पीकर साहब और माननीय सभापति जी उच्च सदन के, दोनों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसके पहले की बातें बिगड़े। देखिए, अभी एक बैठक हुई बिहार कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में महागठबंधन की, उसमें तेजस्वी यादव जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने कहा, हमारे सूत्रों ने बताया और ये नेशनल मीडिया में खबर आई कि 25 सीटें वे उन लोगों के लिए रिजर्व रख रहे हैं जिनके बारे में उनको लगता है कि वे एनडीए से हमारे साथ आ सकते हैं। तो ये कहा, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि क्या वे सीटें आपके लिए भी रख रहे हैं, उनको अब उम्मीद है कि आप आ जाएंगे। देखिए, ये राजनीति का एक हिस्सा है और जो चतुर राजनेता होते हैं वो दरवाज़ा बंद नहीं करते, क्योंकि राजनीति में न तो कोई अस्थाई दोस्त होता है न अस्थाई दुश्मन होता है। और बिहार इसके सर्वाधिक क्या कहिएगा उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण कह लीजिए। यहाँ कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। तो अगर नेता प्रतिपक्ष ऐसा करते हैं तो वो उनके राजनीति का हिस्सा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे 74 आंदोलन के मित्र भी हैं, हमसे सीनियर भी हैं, और आज भी हम रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो जो नीतीश कुमार जी और आनंद मोहन का रिश्ता है वो सर्व ज्ञात है, सर्वविदित है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नीतीश जी जब तक हमारी ज़रूरत महसूस करेंगे, मजबूती से हम उनके साथ खड़े हैं। कितनी भी सीटों का ऑफर हो, महागठबंधन का रुख नहीं करेंगे। ये देखिए, ये सब हमने कहा कि ये ऑफर किसको, हमको कोई ऑफर मिला है क्या कि हम इस पर विचारें? हमको कोई ऑफर नहीं किसी ने दिया है कि हम इस पर विचारें। नीतीश कुमार जी से हमारे व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं और राजनीतिक जो सैद्धांतिक होता है, ये जो वैचारिक संबंध हैं, वो भी हम लोग सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं। 74 आंदोलन में हम लोग साथ थे, उसके बाद भी हमारे रिश्ते मित्रवत रहे। मतभेद जो लोकतंत्र का हिस्सा है, मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत संबंध हम लोग के अच्छे रहे। नीतीश जी जब तक ज़रूरत महसूस करेंगे कि हमारी ज़रूरत उनको है, आनंद मोहन मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन कोई पार्टी अगर ये समझे कि आनंद मोहन किसी भी पार्टी के बंधुआ गुलाम हैं, मजदूर हैं, तो ये मुगालते में कोई न जिए। स्वाभिमान बेच करके न तो राजनीति किए हैं, न आगे राजनीति करेंगे। और आनंद मोहन कोई फुटबॉल भी नहीं है जिसको किक मार के कोई किनारे कर दे। जब तक सांस चल रही है, बिहार की राजनीति में एक वजूद के साथ आनंद मोहन कायम रहेंगे। अभी देखिए, लोजपा रामविलास पार्टी है बिहार में, इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, युवा लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में कहा गया कि हम यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि चिराग पासवान हमारे लोजपा के सीएम कैंडिडेट होंगे। तो आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, मतलब आप फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो एनडीए की वे पार्टियां जो अभी से ही 5-6 महीने पहले से ही सीएम कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रही है, प्रस्ताव पारित कर दिया, उनसे आप क्या कहेंगे? इससे तो एनडीए कमजोर होगा। देखिए, कोई युवा स्टूडेंट विंग सबको फ्रीडम है अपने नेताओं को प्रोजेक्ट करने का, नेताओं के पक्ष में बोलने का। ये राजनीति का हिस्सा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। शीर्ष लीडरशिप क्या कहता है ये माने रखता है। तो शीर्ष लीडरशिप ने कहा है, सबों ने कहा है, एक स्वर से कहा है कि नीतीश कुमार आगे भी हमारा नेता होगा, हम उनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। और यही लाजमी है, यही वक्त का तकाजा है। जिस अंधे युग से, अंधे दौर से नीतीश कुमार ने बिहार को
बाहर किया है वो काबिले तारीफ है। राज्य में जितने कार्य प्रगति के किसी भी विभाग में, किसी भी दिशा में आप चले जाइए, हर ओर प्रगति के काम दिखेंगे। आप निकलिए बिहार, बिल्कुल निर्माण के कार्य हो रहे हैं। तो ये लोग कृतज्ञ नहीं हैं। कृतज्ञ प्रदेश फिर से एक बार नीतीश कुमार में अपना विश्वास जताएगा, और जो भी इग्नोर करके एनडीए में चलने की बात करते हैं या करेंगे, वो एनडीए को कमज़ोर करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। सर्वमान्य लीडर अभी विभिन्न जो एनडीए के घटक दल हैं उसके नेता नीतीश कुमार हैं। उन्होंने तो कहा कि बिहार मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान जो सुप्रीमो हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने कहा कि मेरा बिहार मुझे बुला रहा है, और उन्होंने पूरे संकेत दिए कि मैं विधानसभा चुनाव इस बार यहाँ से बिहार से लड़ूंगा। तो और दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने उनको सीएम कैंडिडेट घोषित किया। ये कैसी मजबूती है एनडीए में? ठीक, बिहार किसी ने कहा कि बिहार हमको बुला रहा है। बिहार किसी को भगा दिया था क्या? किसी को विदा कर दिया हो बिहार, तब बुलाने की बात है। अब ये सब कहने सुनने के लिए सब अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं नहीं जानता कि किसी ने ये कहा है कि भाई मैं सीएम उम्मीदवार हूँ, ऐसा तो नहीं बोला। अब हमारे एक मित्र हाल में बोले कि मैं बिहार के गली गली जाऊँगा, तो कोई मना किया है क्या? किसी को भी गली मोहल्ला टोला जाने से जन सरोकार। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर तो बरसों से घूम रहे हैं गली गली। प्रशांत किशोर के अलावा कल परसों कुछ लोगों ने कहा कि मैं बिहार के टोले टोले में जाऊंगा। तो इसके पूछिए लोगों से, ऐसे सवाल जो करते हैं कि बुला रहे हैं या मैं टोले टोले जाऊंगा या इस तरह से, तो किसी को कोई विदा नहीं किया था, आना कोई किसी को आने से मना किया है। ये तो लोकतंत्र है। आज़ादी 1947 में मिल गई। आप घूमिए, सबको पार्टियों के विस्तार का हक है, अपनी पार्टी को मजबूती का हक है। सबको बिहार में रह करके या देश में रह करके जहाँ मर्जी हो, लोकतंत्र ने यह आज़ादी दी है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप व्यवसाय कर सकते हैं, आप राजनीति कर सकते हैं, आप जनसेवा कर सकते हैं। यह अधिकार संविधान ने दिया है, तो आप कीजिए, मना किसने किया? आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है। अभी एक सी वोटर सर्वे आया, इस सर्वे में यह कहा गया, सर्वे के मुताबिक, कि प्रशांत किशोर बिहार में दूसरे नंबर पर लोगों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहा है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर। तो बिहार तो उनको पसंद करने लगा है। बिल्कुल, गांधी मैदान ने बताया कि बिहार कितना पसंद कर रहा है। वो तो गांधी मैदान आईना था। एक पान ताती का साधारण, जिसको आप नहीं जानते होंगे, मैं अभी तक नाम से नहीं जानता, वो आह्वान करता है और गांधी मैदान खचाखच भर जाता है। और सैकड़ों करोड़, माने करोड़ों रुपये व्यय करके अगर कुर्सियां खाली पड़ जाए तो सी वोटर क्या कहता है और गांधी मैदान क्या कहता है। हम लोग ज़मीन के लोग हैं, हम लोग इस ज़माने के लोग नहीं हैं। सुन लीजिए, 77 में जब मोबाइल नहीं आया था, जब टीवी का विस्तार नहीं हुआ था, इंदिरा गांधी इक्का दुक्का गांव जवार में टीवी लगाती थी। वो झिलमिल 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 पर्दा हिलता था, लोग जाते थे देखने। वो अपनी प्रचार के लिए इमरजेंसी में लगवाई थी जगह जगह। तो और अपने 20 सूत्री का, अपने कार्यक्रम का हम लोग जाके तार काट देते थे। चूँकि आंदोलन के लोग थे, जेपी आंदोलन के थे, हम लोग जाके तार कटवा देते थे उसके। तो उस समय टीवी लोग लाए थे अपनी बातों को, राजनीति को साधने के लिए। ठीक है, टीवी आया था। मोबाइल जब वर्ष 98 में, 96-98 में मैं गया पार्लियामेंट, तो वसुंधरा राजे जी को, जो उस समय सांसद थी, उनके पास और इक्के दुक्के लोगों के पास मोबाइल हुआ करते थे। उसमें बाद में मेरा भी नाम जुड़ा। तो इस तरह से, और
वो क्या कहते वाइब्रेशन मोड में हम लोग टेबल पर रख के चले गए। और जब मोबाइल नाचने लगा, उस समय आतंकी हमले होते थे जगह जगह, ये सब दिल्ली निशाने पर होता था। तो मेरे टेबल पर जब मोबाइल नाचने लगा वाइब्रेशन में, तो सारे जो ड्राइंग रूम में वो लोग थे सब भाग गए कि इसमें बम फिट कर दिया। तो ये वो था मोबाइल इक्का दुक्का। तो हमारे ज़माने में ये सर्वे नहीं हुआ करते थे, हम लोग सीधे जन सरोकार जनता से कनेक्शन था, आज भी सीधा कनेक्शन है न? तो वो जो कुछ कहता है पूरा रिपोर्ट हमारे खिलाफ था। यहाँ से दिल्ली तक समझा दिया गया कि लवली आनंद हार रही है, लेकिन जो भी रिपोर्टर जाते थे वहाँ, उन सब को कहते थे 4 को आइए और आपको हम मिठाई खिलाएंगे, हम जीत रहे। हम बोलते थे 4 को आइए और हम मिठाई खिलाएंगे, हम बोलते रहे। ये कॉन्फिडेंस था। जो जनता का डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो कुछ और होता है। ये आंकड़ों वाले नेता लोग हैं, है ना। आंकड़ा बिठाया, कौन कहाँ पर वार्ड कमिश्नर से जीता, कौन हारा, कौन मुखिया जीता, कौन सेकेंड नंबर पर रहा, कौन थर्ड नंबर पर रहा, ये नहीं पकड़ा था, उसको पकड़ो। प्रत्येक दिन ये जो जॉब वाले है ना, सब वेतन भोगी, अब वर्कर नहीं है, वेतन भोगी कर्मचारियों को कंप्यूटर पर बिठाओ, सबको एक बार टेलीफोन करो, आप आ जाइए हमारे साथ जुड़िए, आपको ये ऑफ़र है वो ऑफ़र है। अब ये सब आंकड़ों की बाजीगरी से राजनीति नहीं चलती। सी वोटर से राजनीति जन सरोकारों से चलती है। जनता के सवालों पर आप कितने मुखर हैं, जनता के सवालों पर कितने खड़े हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, बहुत लोग बिहार तो प्रयोगशाला है राजनीति की, आज से नहीं, वैचारिक प्रयोगशाला है। चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, बाद के दिनों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, गांधी को इसी चंपारण की धरती ने महात्मा बना दिया, तो ये तो प्रयोगशाला है। आप बिहार जिसको सर्टिफिकेट देता है, देश उसको मानता है। आप पहले सर्टिफिकेट लीजिए।